पहले हम इसके अंदर चीज़ें देखेंगे कानून शहादत आर्डर किन किन चीज़ों पर लगता है, फिर देखें कहाँ कहाँ नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कानून शहादत आर्डर 1984 के ऊपर है। सबसे पहले हम ये देखते हैं ये कानून शहादत आर्डर आया कब है। अच्छा, कानून शहादत आर्डर 2 तारीख है इसमें, एक इसने इस्लामी डेट लिखी है और एक इसमें कौन सी डेट लिखी है जो हमारी अंग्रेज़ी डेट है। पहले हम देख लेते हैं, ये आया है 26 अक्टूबर 1984 को। दूसरी जो तारीख है इसके अंदर इस्लामी डेट आती है वो 30 मुहर्रमुल हराम और 1405 हिजरी के अंदर आया है। इसमें 2 तारीख आ गई। एमसीक्यू 26 अक्टूबर का भी बन सकता है और 30 मुहर्रमुल हराम 1405 हिजरी का भी बन सकता है। ये कानून शहादत आर्डर का है। अच्छा, अगर इसमें देखें कि इसे आर्डर क्यों कहते हैं, ना ये ऑर्डिनेंस है और ना ही ये क्या है, एक्ट है। तो आर्डर ये इसलिए है क्योंकि जब ये प्रोमोलगेट हुआ, ये ऑर्डिनेंस आया, उस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ था ज़ियाउल हक साहब का। तो ज़ियाउल हक साहब का मार्शल लॉ था, तो मार्शल लॉ के दरमियान क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड होता है, आइन मुअत्तल होता है, तो वो एक्ट पास नहीं करवा सकते थे क्योंकि वो पार्लियामेंट करती है। तो उन्होंने आर्डर दिया। अब ये ऑर्डिनेंस क्यों नहीं है, याद रखें, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के और दूसरा ये कानून शहादत के आर्टिकल है। इनको सेक्शन नहीं कहते, आर्टिकल कहते हैं, और इसलिए आर्डर है क्योंकि इसका जो आर्टिकल होता है वो एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल से मुताबिकत नहीं रखता, हमेशा मुख्तलिफ होता है, उसका सियाको सबाक बदल जाता है। क्योंकि आईने पाकिस्तान में हम एक आर्टिकल के अंदर देखते हैं फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो 29-30 से शुरू होता है प्रिंसिपल पॉलिसी, और 199 पे जाके वो हाई कोर्ट को बताना शुरू कर देता है। इसी तरह कानून शहादत आर्डर के अंदर कभी हम कोई बात पढ़ रहे होंगे तो आगे जाके हमारी बात हमेशा तब्दील हो जाया करेगी, तो इसलिए आर्डर कहते हैं। और इसके जो अंदर है आर्डर आगे हमारी एक तो मार्शल लॉ की निस्बत के साथ, और इसके अंदर जो हम सेक्शन नहीं कहते उसे आर्टिकल कहते हैं। उसकी वजह यह है कि वो जो आर्टिकल हैं उनका सियाको सबाक हमेशा बदल जाया करेगा आगे जाके। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कानून शहादत आर्डर से पहले एविडेंस एक्ट 1872 था। अब एविडेंस एक्ट 1872 को तब्दील करने की ज़रूरत क्या पड़ी। अच्छा, एविडेंस एक्ट 1872 को बदलने की जो सिंपल रीज़न थी वो ये थी जो कानून शहादत आर्डर के प्रीएम्बल के अंदर लिखा हुआ है। कानून शहादत आर्डर के प्रीएम्बल को अगर हम देखें तो इसके अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़िया लिखी हुई है। वो कहता है जो कानून शहादत आर्डर है, इसे मैं अगर सिंपल कर दूँ, ये इसलिए बनाया जाता है, प्रोमोलगेट किया जा रहा है ताकि जो इसके अंदर लाज हैं, शहादत के लाज हैं, इसे कुरान और सुन्नत के साथ, कुरान एंड सुन्ना के साथ इसे क्या किया जाए, कन्फर्म किया जाए, कन्फर्मिटी आए, ये मुताबिकत रखते हो। ये ना हो कि शहादत है वो कानून शहादत है, जो शहादत है गवाही दी जा रही है वो कुरान और सुन्नत के मुखालफ दी जाए। मुखालफ से ये मुराद नहीं कि इनके अगेंस्ट हो, मिसाल के जो रूल्स और रेगुलेशन इसके अंदर बयान किए गए हैं कुरान और सुन्नत में, उसके तहत कानून शहादत बनाया जाए। तो इसलिए इसका नाम है कानून शहादत, उससे हमें एक इस्लामी टच मिलता है। अपने वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं आर्टिकल से, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 1। सबसे हमने ये चीज़ देख ली कि कानून शहादत आर्डर के हम जो आगे आर्टिकल्स हैं इन्हें सेक्शन क्यों नहीं कहते। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को पीछे करके देख लें। अच्छा, आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 के अंदर 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है, शो टाइटल। अच्छा, शो टाइटल हमेशा आपका कानून के अंदर देखें, हमेशा पहला सेक्शन हो, आर्टिकल हो, उसके अंदर एक्सेप्शन है कि आईने पाकिस्तान के अलावा हमेशा लिखा रहता है कि इसको कहना क्या है। तो वो कहता है कानून शहादत आर्डर को मे बी कॉल्ड, इसे क्या कहा जा सकता है, कानून शहादत 1984 इसे कहा जाता है। अब इसका दायरा कार क्या, इसे हम बाद में देख लेते हैं। आगे देख कमेंसमेंट। कमेंसमेंट कहते हैं कि किस डेट से, ऑन विच डेट एन एक्ट और आर्डर और ऑर्डिनेंस और एनी लेजिस्लेशन कम इनटू फोर्स, कब वो नाफज होगी किसी मुल्क के अंदर, कौन सी तारीख से वो नाफज होगी, उस डेट को कहते हैं कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट वो सिंपल सी एक बात कर रहा है कि जो ये इन्फोर्स होगा एट वंस, कि एक बार ही नाफजुल अमल किया जाएगा, एक बार ही पाकिस्तान में कहा जाएगा कि जनाब नाफज हो गया, और ये पाकिस्तान में क़यामत जब तक इसको एब्रोगेट नहीं कर दिया जाए, तब्दील नहीं करता, यही रहेगा। अब आगे देख लेते हैं एक्सटेंट, जो कि इम्पोर्टेंट है। पहले हम इसके अंदर चीज़ें देखेंगे कानून शहादत आर्डर किन किन चीज़ों पर लगता है, फिर देखें कहाँ कहाँ नहीं लगता।
पहले हम देखते हैं कानून शहादत आर्डर एवरी जुडिशल प्रोसीडिंग हम देख लेते हैं। जुडिशल प्रोसीडिंग, अब वो जुडिशल प्रोसीडिंग पे हर जुडिशल प्रोसीडिंग में लग सकता है। वो कौन कौन सी हो सकती हैं? वो कोर्ट मार्शल की हो सकती हैं, जैसे फौजी अदालतें, कि उनके अंदर गवाही कैसे होगी। दूसरी हम कह सकते हैं कि जो हमारी आम कोर्ट्स हैं, मजिस्ट्रेट की कह लें, और अदर कोर्ट्स हैं जो हमारी। उसके अलावा हम क्या लेते हैं, कुज़ाए जुडिशल। अब इसे भी हम देखेंगे कुज़ाए जुडिशल क्या होता है। अच्छा, ये तो है जहाँ ये साथ। अब हम उन चीज़ों को भी देखते हैं जहाँ कानून शहादत आर्डर एप्लीकेबल ही नहीं है। आखिर हमें वो भी पता होना चाहिए एज लॉ स्टूडेंट के किस जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो जहाँ एप्लीकेबल नहीं है, अब उन चीज़ों को देख लेते हैं। पहली है आपके फैमिली। जो हमारे फैमिली मैटर आए हैं, फैमिली कोर्ट के अंदर जो गवाही होगी उसके अंदर ये क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। ये हमारा कानूनी शहादत आर्डर का जो आर्टिकल 1 है उसका सिंपल सा दे दिया है। हाँ, इसके अंदर आप पूछते कोर्ट मार्शल का बता दिए, फौजी अदालतें, मजिस्ट्रेट जो आम मजिस्ट्रेट है, कोर्ट कोई भी अदालत है। कुज़ाए जुडिशल क्या होती है, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर की खुली कचहरी लग गई है, दफ़ा 30 का जो स्पेशल मजिस्ट्रेट लग गया है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, ये वो। तो क्या हो गया, कुज़ाए जुडिशल है। तो उधर भी क्या लगेगी, ये लगेगी कानून शहादत। और दूसरी किधर नहीं लगती, ये आर्बिट्रेटर की जो प्रोसीडिंग है उसके ऊपर क्या नहीं, कानून शहादत आर्डर अप्लाई नहीं होता। हुआ इसका इंटरप्रिटेशन क्लास को पढ़ते हैं। सबसे पहले इधर मैं एक चीज़ को क्लियर कर दूँ, इधर लिखा हुआ है इन दिस आर्डर अनलेस देर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। जो इंटरप्रिटेशन है इस आर्डर के अंदर, जो नीचे हम आर्टिकल 2 में देख रहे हैं, इसके अंदर अगर कोई चीज़ सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट जिसके सियाको सबाक के साथ अगर तो मुखालफत नहीं करती तो वो समझी जाएगी जो नीचे बयान की गई है। अब मिसाल के तौर पर सबसे पहली वो इंटरप्रिटेशन कर रहा है क्लॉज 1 आर्टिकल सब आर्टिकल 1 क्लॉज ए के अंदर, वह कोर्ट का मतलब क्या होता है, अदालत। अदालत से क्या मुराद है? अब क्योंकि अब कानून शहादत आर्डर का मतलब है, शहादत कहते हैं गवाही को, तो गवाही की बात होगी तो हम कोर्ट को भी इसी सेंस में देखेंगे। इसके अंदर 3 लोग आ जाएंगे, ऑल जजेस आ जाएंगे इसके अंदर के तमाम जज। दूसरी बात इसके अंदर हम क्या देखेंगे, मजिस्ट्रेट आ जाएंगे। और इसके अंदर तीसरा बंदा वो आ जाएगा जो लीगली ऑथोराइज्ड। इन तीनों का काम क्या होगा, इन तीनों का काम यह है, क्या कर सकते हैं, टेक एविडेंस। अब इसके अंदर एक बंदा नहीं आएगा, वो बंदा कौन सा जो एक्सेप्शन है या एक्सक्लूड है, वही जो हमने आर्टिकल 1 के अंदर देखा था, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर अदालत की डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ कहीं कोर्ट का वर्ड यूज़ होगा उसमें आर्बिट्रेटर नहीं आएगा। उसके अलावा तमाम जजेस, मजिस्ट्रेट या ऐसा पर्सन लीगली ऑथोराइज्ड है, कोई पर्सन है जो किस लिए लीगली ऑथोराइज्ड है कि वो एविडेंस ले सकता है, शहादत ले सकता है। बी पार्ट के अंदर है वो है डॉक्यूमेंट। जो है वह डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं? आमतौर पर डॉक्यूमेंट की उर्दू क्या होती है, दस्तावेज। दस्तावेज ही कहते हैं बलोच साहब। जी। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं और इंग्लिश तो अल्लाह के वाले ही है। अच्छा, डॉक्यूमेंट से मुराद क्या गया, दस्तावेज। डॉक्यूमेंट कहते किसे हैं? अच्छा, याद रखें, डॉक्यूमेंट को मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले ये क्या है, ये कोई सब्सटेंस है। ये क्या कोई सब्सटेंस से मुराद ये बोर्ड भी हो सकता है, ये दीवार भी हो सकती है, कोई पीस ऑफ पेपर भी हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है। अच्छा, अब वो सब्सटेंस कैसा होगा? सब्सटेंस होगा जिसके ऊपर कोई मैटर एक्सप्रेस हो, कोई चीज़ लिखी हो, क्या हो, कोई चीज़ एक्सप्रेस हो। अब वो एक्सप्रेस कैसे हो सकती है? या तो वो लेटर्स की सूरत में एक्सप्रेस हो सकती है। अगर आपको समझना है तो इंशाल्लाह जब मैं एंड डेफिनेशन करूंगा तो आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। कोई मैटर एक्सप्रेस हो लेटर्स की सूरत में हो सकती है, वो किसी फिगर से मुराद गिनती वगैरह की सूरत में भी हो सकती है, या कोई मार्क हो सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंट क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस होगा जिसके ऊपर
डिस्क्राइब है, ये एक्सप्रेस किया गया, डिस्क्राइब का मैं वर्ड लिखना भूल गया हूँ, जो क्या किस तरह डिस्क्राइब किए लेटर, जिस तरह ये लेटर्स हैं, और फिगर जिसे 2 का फिगर है ये, हाँ, और मार्क है, कोई भी मार्क लगाया जा सकता है, हो सकता है इस तरह के मार्क लगाए हों। एक हमारे साथ ने मिसाल ये दी थी कि एक अनपढ़ बंदा है, वो दूध बेचने जाता है, जब वो एक घर को दूध दे देता है तो अपने उस डायरी के ऊपर इस तरह एक लाइन लगा देता है, फिर दूसरे घर को देता है 2, वो जितनी लाइन लगाता है तो उसका मतलब होता है कि उतने घरों को उसने क्या दूध सर्व कर दिया है। तो अब ये जो मार्क लगे हुए हैं ये भी क्या है, डॉक्यूमेंट है। अच्छा, डॉक्यूमेंट कैसे बनेंगे, ये जब किसी मैटर को या किसी वाक्य को महफूज करने के, रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किए जाएँ। अब जिस तरह ये एक एक के जो मैंने निशान लगाए थे लाइनें, ये दूध बेचने का रिकॉर्ड था, या 2 लोगों के दरमियान मुआहदा हुआ, मुआहदा भी एक रिकॉर्ड है कि उन दोनों कॉन्ट्रैक्ट का एक रिकॉर्ड है। तो वो तमाम चीज़ें किस लिए आती हैं, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर, कि उसका मकसद क्या है कि आपने रिकॉर्ड किया वो मैटर। आमतौर पे सिंपल करूँ, कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, डॉक्यूमेंट है, आपका जो है इवन के अटेंडेंस रजिस्टर है यूनिवर्सिटी के अंदर, आगे उसने एग्जांपल दिए मैप वगैरह। अच्छा, डिजिटल डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी तस्वीर भी आ जाती है, प्रिंटेड कोई भी चीज़ है वो भी आ जाती है। डॉक्यूमेंट को अब हम इधर ही कंप्लीट करते हैं, अगर नहीं समझ आई तो आप कॉन्ट्रैक्ट में कमेंट में पूछ सकते हैं। हमने बी तक देख लिया, अब अगली जो हमारी चीज़ है वो सी पॉइंट है। सी पॉइंट क्या चीज़ करता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एविडेंस, जिसके गिर्द ये पूरे ऑर्डिनेंस ने घूमना है कि आखिर एविडेंस क्या है। आयो चौधरी साहब। अच्छा, एविडेंस की इसके अंदर जो इस डेफिनेशन के अंदर 2 किस्में बताई हैं। एक एविडेंस है जो क्या है, ओरल है, उसने हेडिंग नहीं दी, हमसे हेडिंग दे के पढ़ते हैं, और दूसरी क्या है, डॉक्यूमेंट्री है। अच्छा, ओरल एविडेंस क्या है, ओरल से मुराद मुंह है, जो चीज़ मुंह से अदा होगी वो ओरल है, और मुंह से हमेशा क्या अदा होती है, स्टेटमेंट। तो हम ओरल डेफिनेशन के अंदर देख लेते हैं कि जो ऑल स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स दैट कोर्ट परमिट, जिसकी क्या देती है, कोर्ट इजाज़त देती है। अगर कोई बंदा अदालत में आकर आगे पीछे की कहानियाँ बयान करना शुरू कर दे, कोई और वाक़यात बयान करना शुरू कर दे, तो अदालत ने उसकी परमिशन तो नहीं दी, वो शहादत नहीं कहलाएगी। स्टेटमेंट्स दैट कोर्ट परमिट्स, जिसकी अदालत इजाज़त देती है, और इजाज़त किस लिए देती है, कि वो उस मैटर के लिए हो जो अंडर इंक्वायरी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे का कत्ल हो गया है, तो उसके जो कत्ल का मुकदमा चल रहा है उसके अंदर जो गवाही आएगी जो उस कत्ल से रिलेटेड है, अगर जज उसका हाल पूछ ले कि बताओ जनाब तुम्हारा हाल क्या है, तो उसने अदालत में एक स्टेटमेंट तो दे दी, जनाब मैं ठीक हूँ, पर उसका तल्लक उस चीज़ फैक्ट से नहीं है जो अंडर इंक्वायरी है, क्या है कि बंदा कत्ल हुआ या नहीं, तो वो एविडेंस नहीं है। हाँ, जब वो कोई भी बात अदालत पूछेगी उस फैक्ट से रिलेटेड जो उस अंडर इंक्वायरी है अदालत के अंदर, तो वो चीज़ क्या बन जाएगी, एविडेंस। और वो एविडेंस कौन सी होगी, ओरल, ज़ुबानी शहादत इसे कहते हैं, ज़ुबानी शहादत इसे लिख देता हूँ, गालबन यही कहा जाता है। अगली चीज़ आ गई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से हम कहते हैं दस्तावेजी शहादत। दस्तावेजी शहादत बहुत सिंपल है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो अदालत में पेश किया गया है। दस्तावेजी शहादत क्या है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अदालत में प्रोड्यूस किया गया, पेश किया गया, किस लिए, फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट उसे क्या करे, देखे परखे कि आखिर इस डॉक्यूमेंट के अंदर है क्या आया। फिर भी वही बात है कि फैक्ट अंडर इंक्वायरी से रिलेट करता है, उसके ऊपर किस तरह पूरा उतरता है, कि कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए पेश किया गया कोई भी डॉक्यूमेंट, तो वो क्या करेगा, दस्तावेजी शहादत कहलाएगा। आगे फिर इसकी 2 काइंड है, वो हम आगे जाके देखें। जो हम डेफिनेशन देखेंगे वो फैक्ट किया कि आखिर फैक्ट किसे कहते हैं। इससे 2 चीज़ों को फैक्ट लिखा है कि आखिर फैक्ट कहते किसे हैं। फैक्ट में जो पहली चीज़ लिखी है उसने क्या, पहले याद रखें, फैक्ट कहते हैं उर्दू में हकीकत को। आखिर हकीकत है क्या। अब हम कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो हम 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, एनीथिंग
मैं इसकी डेफिनेशन को जो वहाँ लेंथिंग है वो नहीं मैं लिखूँगा, एनीथिंग दैट इज़ परसीव्ड बाय 5 सेंसेस, दैट परसीव बाय 5 सेंसेस, जो हम अपनी 5 हिस्सों से महसूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी बंदे को जाते हुए देखा, फैक्ट है। आपने किसी बंदे को गोली चलाते हुए देखा, फैक्ट है। आपने गोली की आवाज़ सुनी, फैक्ट है। आपने सूंघा कहीं से तेज़ाब की बदबू आ रही थी, वो भी फैक्ट है। आपने एक बोतल सूंघी, इसमें से शराब की बू आ रही थी, वो भी एक फैक्ट है। आपने गर्मी को महसूस किया किसी जगह पे, वो भी फैक्ट है। ये तो थी एक चीज़ कि जिसे हम 5 सेंसेस से परसीव करते हैं। जो इसमें डिस्टर्बिंग चीज़ है वो सेकंड पे है, वो है किसी भी की मेंटल कंडीशन। किसी बंदे की मेंटल कंडीशन है, ये भी फैक्ट है। इसमें मसला ये आता है कि हम किसी की मेंटल कंडीशन को कैसे देख सकते हैं। 5 सेंसेस से जो परसीव कर सकते हैं वो तो फैक्ट है, समझ आती है। अगली चीज़ है मेंटल कंडीशन है, कोई बंदा क्या सोच रहा है वो तो फैक्ट है, लेकिन हमें क्या पता वो क्या सोच रहा है, वो किस चीज़ के मुतल्लिक कब क्या कॉन्शियस था, हमें नहीं पता। तो मेंटल कंडीशन इस तरह फैक्ट है कि आपने किसी शख्स को देखा है वो भागा आ रहा है और घबराया हुआ है। अब उसका जो घबराना है, उसके चेहरे के जो तासुरात हैं, वो उसकी मेंटल कंडीशन की अक्कासी कर रहे हैं, उसको बयान कर रहे हैं कि अगर वो घबराया हुआ है और भागी जा रहा है तो मिसाल के दौरान हम अपनी जो माइंड को अप्लाई करके एक प्रूडेंट मैन ये कह सकता है कि वही बंदा कातिल है। तो वो भी उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो भी क्या बन गई, एक हकीकत बन गई है। हकीकत की दो चीज़ें, एनी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग दैट इज़ परसीव्ड बाय 5 सेंसेस, वो क्या है, हकीकत है। ये दो चीज़ें क्या आ गई, फैक्ट में हमने देखा। अगर बात की जाए रेलिवेंट फैक्ट की, तो रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है, तो ऐसा फैक्ट जो दूसरे फैक्ट के साथ इस तरह कनेक्टेड है, जो इस कानून शहादत आर्डर के अंदर रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का एक चैप्टर है उसके अंदर बयान किया गया है। अगर तो उसके अंदर ये बयान किया गया है कानून शहादत आर्डर के अंदर रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर के फैक्ट किस तरह दूसरे फैक्ट के साथ कनेक्टेड है, तो वो फैक्ट क्या कराएगा, रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। इधर बस इतना ही लिखा है, वो आगे हम जाकर रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर पढ़ेंगे आखिर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ किस तरह कनेक्टेड है और किस तरह रेलिवेंट है। तीसरे नंबर पे वो जो डिस्कस कर रहा है वो फैक्ट इन इशू को डिस्कस कर रहा है कि फैक्ट इन इशू क्या बला का नाम है। अच्छा, फैक्ट तो हकीकत है। दो पार्टीज अदालत में आती हैं, एक कहती है कि मेरा मुद्दा ये है कि ये ज़मीन है, ये मैंने 10 लाख में फ़रोख्त की है ए को। मिस्टर बी ये कहता है कि मैंने 10 लाख में ज़मीन फ़रोख्त की है ए को, और ए ये कहता है कि मैंने इसको 10 लाख दे दिए हैं। बी अदालत में ये कहता है कि मेरी जो ज़मीन है इसके मुझे 5 लाख वसूल हो गए हैं और 5 लाख क्या है, बकाया है। अब इनके दरमियान जो इशू है वो कितने लाख का है, वो 5 लाख का इशू है, पूरे 10 लाख का इशू नहीं है। अब ये फैक्ट ज़रूर है कि ये 10 लाख है इसके पास, लेकिन इशू कितने का है, 5 लाख का इशू है। तो जो फैक्ट इन इशू आएगा वो सिर्फ 5 लाख का है। अदालत जो इशू फ्रेम करेगी कि इनके दरमियान मसला क्या है, वो मसला है 5 लाख का है। तो अब अगर हम फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन को देखें तो कानून शहादत आर्डर है वो फैक्ट इन इशू को डिफाइन इस तरह कर रहा है कि फैक्ट इन इशू ऐसा फैक्ट है जो बजाते खुद या इसके कनेक्शन में किसी और फैक्ट के साथ, ऐसा फैक्ट जिससे क्या हो, सबसे पहली चीज़ एग्जिस्टेंस, आया कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ऐसा फैक्ट जिससे एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, अब एक किसकी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस आए, किसी भी राइट की, किसी भी राइट की आया कि कोई राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर करता है तो वो उसका एक्सटेंट क्या है, अगर करता है तो उसका एक्सटेंट किस हद तक करता है, वो 10 लाख पूरे तक उसका राइट है, 5 लाख तक है, उसका एक्सटेंट क्या है, फिर उसकी नेचर क्या है, वो आया कि कोई ज़मीन का मामला है, कोई पैसों का मामला है, किसका मामला है, उसकी आखिर नेचर क्या है। अब जब हमें नेचर का पता लग जाए फिर उसके आगे हम देखते हैं उसकी लायबिलिटी क्या राइज होती है, आया कोई बंदा उससे बरी हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है या डिसेबिलिटी बनती है।
कोई भी ऐसा फैक्ट जिससे किसी राइट के एग्जिस्टेंस के पाया जाता है या नहीं पाया जाता, कोई राइट किसी बंदे का अगर पाया जाता है तो किस हद तक पाया जाता है, उसकी नेचर क्या है, लायबिलिटी या डिसेबिलिटी बनती है या नहीं बनती। पर एक ये तमाम मामला किस चीज़ के अंदर होने चाहिए, एक केस के अंदर होने चाहिए, सूट के अंदर होने चाहिए जो कि अदालत में चल रहा है। वो केस के अंदर जो केस अदालत के अंदर आया हुआ है उसके ऊपर अगर कोई फैक्ट आ जाता है जिसके अंदर किसी की राइट की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का मामला आ जाए कि हक किसी का पाया जाता है या नहीं पाया जाता, वो वाला फैक्ट क्या कराता है, फैक्ट इन इशू कहलाता है। इसके अंदर आगे प्रोविजो में वो लिख रहा है कि जो सीपीसी के अंदर इशू ऑफ फैक्ट है, अगर उसके जवाब में कोई बंदा कोई फैक्ट को बयान करता है तो वो भी फैक्ट इन इशू बन जाएगा। इशू ऑफ फैक्ट सीपीसी, अगर इसके जवाब कोई आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, वो आंसर क्या बन जाएगा, इसकी डिनाइल होगी, इसको कोई मानेगा, वो फैक्ट इन इशू बन जाएगा। और उस पर क्या होगी, फैक्ट इन इशू पे हमेशा क्या होगी, एविडेंस। एक इस पे होगी और एक रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट पे आप एविडेंस दोगे करेगी। तो फैक्ट इन इशू को साबित करने के लिए वो कह रहा है कि एक फैक्ट है वो समझा जाएगा फैक्ट प्रूव है जब अदालत के आगे क्या आएगी, अदालत कंसीडर करेगी, अदालत के आगे एविडेंस आई है, जब मैटर आया उसे कंसीडर करेगी, तमाम शहादतों को अदालत कंसीडर करेगी और उन सर्कमस्टांसिस के अंदर वो एक प्रूडेंट मैन है। अच्छा, प्रूडेंट मैन किसे कहते हैं, जो समझदार बाशऊर अक्लमंद बंदा है, उसके आगे भी वो आम बंदे के आगे भी वो तमाम शहादत को रखा जाए, उससे कहा जाए बताओ तुम फैसला करोगे किसका हक में जाता है, तो वो भी कहेगा उन मखसूस सर्कमस्टांसिस में वो जिस फैक्ट को सोचेगा। मिसाल के तौर पर कि एक घर है, अब इसके तमाम कागजात दादा से लेकर ग्रैंडसन तक एक बंदे के पास है, कि पोते तक के पास है कि मेरे पास घर के तमाम कागजात हैं। अब एक बंदा आके ऐसे ही कहता है कि जनाब ये घर मेरा, और उसके पास कोई कागज़ ही नहीं है। एक प्रूडेंट मैन किसके हक में फैसला देगा, जिसके पास तमाम कागजात हैं और लोग गवाही दे रहे हैं यार ये तो यहाँ 100 साल से बंदा रह रहा है। तो ये क्या बात आ गई, फैक्ट क्या समझा जाएगा, प्रूफ समझा जाएगा। इसकी वर्डिंग को पढ़ लेते हैं एक बार। फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट। कोर्ट या तो सोच ये सकती है कि ये पाया जाता है, या इसकी एग्जिस्टेंस को इतना ज़्यादा माना जा सकता है कि अगर कोई और अदालत की जगह, जज की जगह कोई बंदा बैठा हो, वो बंदा भी इन तमाम सर्कमस्टांसिस को, केस के पार्टिकुलर्स को देखकर वो भी यही फैसला करेगा हाँ ये फैक्ट प्रूव है कि ये बात सच्ची है, बात हकीकत है। अगर हम डिसप्रूव्ड की बात की जाए तो उसके भी यही डेफिनेशन है। कोर्ट के आगे कोई अगर मामला आता है, शहादत आती है, मैटर आता है, तो कोर्ट उसको डिसप्रूव समझे कि ये साबित ही नहीं होता, ये हकीकत है ही नहीं है, या वो कहती है कि ये इतना ज़्यादा मुबहम चीज़ है कि हकीकत हो नहीं सकती, कि अगर कोई बंदा और मेरी जगह बैठा हो, जज की जगह, अदालत की जगह, जो अक्लमंद बंदा है वो भी कहेगा कि यार ये फैक्ट डिसप्रूव्ड ही है। एक फैक्ट है जो ना तो प्रूव हो रहा है ना डिसप्रूव हो रहा है, जो बीच में ही लटका हुआ है, जिसे पंजाबी में कहते हैं विचकार टल्लम टल्ली है। ऐसा फैक्ट है जो ना तो प्रूव हो रहा है ना डिसप्रूव हो रहा है, दरमियान में लटका हुआ है, टल्लम टल्ली है, तो उसको क्या समझा जाएगा कि वो डिसप्रूव्ड ही है, क्योंकि या तो फैक्ट 100% प्रूव होता है या 100% डिसप्रूव्ड है। डाउट की बुनियाद पर नहीं हम जा सकते। अच्छा, आगे आ रहा है कि अगर तो प्रिजम्पशंस की बात आ रही है, इसके अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसके अंदर प्रिजम्पशंस कितनी किस्म की लिखी हुई हैं। तो क्यूएसओ के जो आर्टिकल 2 है, इसके अंदर 2 तरह की प्रिजम्पशन दी गई हैं। एक है जो प्रिजम्पशन है जो अदालत ने प्रिज्यूम करना है कि वो ट्रुथ है। दूसरी प्रिजम्पशन है मे वाली, अदालत चाहे तो प्रिज्यूम कर सकती है, चाहे तो प्रिज्यूम नहीं कर सकती। अब पहले जो प्रिजम्पशन है जो 7 के अंदर दी गई है, कह रहा है कि कोर्ट है, ये है मे पे, कोर्ट की अपनी मर्जी है। एक फैक्ट को कोर्ट चाहे तो समझ लेती है कि हाँ ये फैक्ट सच है, ये ट्रू है, ये प्रिज्यूम कर लेती है एक फैक्ट को कि हाँ ये फैक्ट प्रूव है। अगर तो कोर्ट का मेक है, कोर्ट की मर्जी का प्रिज्यूम करती है ये फैक्ट प्रूव है, वो तब अगली पार्ट से क्या डिसप्रूव ना साबित करते, उसे डिसप्रूव ना करते। अगली चीज़ आती है कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने के पास एक ऐसी प्रिजम्पशन है
जिस तरह एक 30 साल से पुराना डॉक्यूमेंट है या पब्लिक डॉक्यूमेंट से प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है, तो ये आर्डर उसे कहता है, कोर्ट ने उसे प्रिज्यूम करना है वो जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, वो ट्रू है, वो फैक्ट क्या है, वो फैक्ट शेल ट्रू है। अगर कोई पार्टी उसे डिसप्रूव साबित नहीं ना करती, वो 50-50 वाला काम नहीं है उधर, अगर डिसप्रूव साबित नहीं करती वो फैक्ट प्रूफ तस्वर किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने प्रूफ तस्वर करना है। निकाह नामा है, ये प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ है उसके ऊपर, अगर आप डिसप्रूव साबित नहीं ना करोगे तो अगर 50-50 में भी काम है तो कोर्ट समझेगी वो प्रूव्ड है। ये प्रिजम्पशंस की बातें हैं दो। अच्छा, अगली बात आती है कि एक फैक्ट है जिसे कहा गया है वो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अदर फैक्ट है। सब आर्टिकल 9 पे मिसाल के तौर पर एक निकाह नामा है, वो इस बात की गवाही है कि उन दो लोगों के दरमियान शादी हुई है। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव पक्का सबूत है। तो अगर तो निकाह नामा साबित हो जाए सही है तो अदालत इस बात की गवाही लाने के लिए नहीं कहेगी कि आप आके फिर साबित करो कि आपके दरमियान निकाह है या नहीं है, क्योंकि वो शादी के लिए पहला जो फैक्ट है वो प्रूव है। हमने कहा कि अदालत अगर समझती है कि एक है ये फैक्ट है, एक ये निकाह नामा है, ये शादी का प्रूफ है। निकाह नामा एक कागज़ का टुकड़ा ही है ना, ये शादी का प्रूफ है। किसका प्रूफ है? शादी का। अगर निकाह नामा साबित हो जाए कि प्रूव हो जाए तो अब ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि शादी दो लोगों के दरमियान हुई जाए या नहीं। ये बात, ये अगर फैक्ट प्रूव हो जाए तो ये फैक्ट इटसेल्फ प्रूफ है। शादी भी क्या हो जाएगी, प्रूफ तस्वर होगी, दोबारा इसमें गवाही की ज़रूरत नहीं है। एकदम प्रूव हो गया बस प्रूफ। हाँ, वो पहला फैक्ट दूसरे फैक्ट को प्रूव कर देगा।